तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती पर जानकारी भाग 1। अमरूद के नए उद्यानों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। आज के विकास करते भारत में जिस तरह झरबेरा फूल का प्रयोग व्यक्तिगत शादी पार्टियों के अलावा त्योहारों, सरकारी एवं प्राइवेट कार्यक्रमों एवं समारोह में मंच तथा बुके सजाने के लिए किया जाता है, इसके लिए झरबेरा फूल की खेती अपने देश के बहुत से किसानों ने अपनाकर अपने देश के अलावा विदेशों में भेजकर काफी लाभ कमाया है। अतः जो किसान भाई पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर अच्छी आय की चाहत रखते हैं तो इसकी खेती की तकनीकियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो झरबेरा फूल की खेती के तकनीक के बारे में जानकारी के लिए देखिए इस विशेष प्रस्तुति को। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत न हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।
जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहाँ तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पॉली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है।
यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मधुमक्खी पालन एक किसान का अनुभव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ किए जाने वाला एक अत्यंत लाभकारी सह व्यवसाय है, जिसे अपनाकर प्रदेश के किसान एवं बेरोजगार युवक अच्छा आय का जरिया बना सकते हैं। परंतु इसके लिए जरूरी है सही विधि एवं तकनीक से मधुमक्खी पालन किया जाए, नहीं तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। अतः मधुमक्खी पालन में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना है, इस संदर्भ में जानकारी के लिए अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील मधुमक्खी पालक अनिल सिंह। सन 2004 में प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। मधुमक्खी पालन का काम शुरू किए 2004 में, तो इसके बाद 2005 में 2004 में हम लोग 13 बक्से मधुमक्खी पालन का खरीदे। करीब 65,000 रुपया हम लोग लगाए मधुमक्खी पालन। फिर 13 बक्से से हम लोग डिवीजन करके उसको 26 बनाए। तो फैजाबाद से मधुमक्खियाँ खरीद के लाए थे हम लोग। कई जगह से खरीद के, 2-3 जगह से खरीद के लाए थे, फैजाबाद वगैरह कई जगह से। हमारे एक आदमी मित्र थे, उनके यहाँ से भी खरीद के लाए थे। इसके बाद हम लोग दूसरे साल फिर 26 डब्बा से 54 डब्बा बनाए। 54 डब्बा बनाने के बाद फिर हम लोग तीसरे साल 54 डब्बा से 100 डब्बा बनाए और 100 डब्बा बेचे। उसी साल से हमारा काम चल निकला और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मधुमक्खी पालन बहुत प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। एक डिब्बे से कम एक सीजन में 50 किलो शहद निकलती है और एक डिब्बा कम से कम एक डिब्बे से 3 डिब्बे और बन जाते हैं, 2 डिब्बे और बन जाते हैं, जैसा आप चाहें, जैसा आपका ज्ञान हो। तो कम से कम एक डिब्बे से 2 डिब्बा बहुत आराम से बनाया जा सकता है। मधुमक्खियों को जीवन चक्र, एक डिब्बे में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी होती है और 100 करीब नर होते हैं और करीब 30,000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर होते हैं। और एक रानी की उम्र 1 साल होती है, वर्कर की 1.5 महीना होती है और नर की 6 महीना होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये मधुमक्खियाँ हैं। इसमें वर्कर मधुमक्खियाँ हैं, नर मधुमक्खियाँ हैं। इसे छत्ता लगाती हैं और जो है अपना छत्ता बनाती हैं। एक दिन में एक सीट 3-4 दिन में बना देती है। एक बॉक्स में अधिक से अधिक 10 छत्ते हो सकते हैं। वैसे सीजन काल में 8 छत्ते ही रखे जाते हैं। मधुमक्खी पालन में उनके देखभाल के लिए सामान्यतः कोई इनको रोग नहीं लगता है। थोड़ा बहुत रोग लगता है, एक माइट रोग है, वही लगता है। इसके लिए आप लहसुन एक डिब्बे में 2 जवा डालते रहिए तो माइट रोग कभी नहीं लगेगा। सीजन ऑफ काल में अप्रैल से इनको थोड़ा सा चीनी डालना पड़ता है। एक डिब्बे में करीब 100 ग्राम चीनी, हर 10 दिन में 100 ग्राम चीनी आप डालते रहिए, जिससे एक डिब्बे का पालन पोषण हो सके। इसके लिए घर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुले में अपने बॉक्स रख सकते हैं, इसके लिए ज़मीन की भी वो ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत कम पैसे में इस व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप मक्खियों को बढ़ा के बेच सकते हैं। दूसरी बात, मधुमक्खियाँ बेस्ट पॉलिनेटर हैं। आप एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ, जितना मधुमक्खी पालन में हम लाभ कमाते हैं उससे 18 गुना लाभ सिर्फ पॉलिनेशन से है। दूसरी बात, मधुमक्खी पालन में एक नया व्यवसाय अब जो शुरू होगा वो ये है कि मधुमक्खी वंश किराए पे लेके बेचना। कि किसी की फसलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों प्रोडक्शन घट रहा है, तो मधुमक्खी वंश किराए पे लेके उनको दिया जाता है। जैसे 10 एकड़ ज़मीन में, 10 एकड़ खेत में यदि 100 डब्बे मधुमक्खियाँ लगाएंगे तो
तो उसका 1 लाख रुपया सिर्फ किराया होता है। बाकी जो शहद निकलती है वो आपकी किराया आपका। तो सबसे बड़ा काम मधुमक्खी पालन में ये शुरू होने वाला है। शहद, कंपनियां शहद, अगर आपके पास कितना भी शहद है, कंपनियां घर आकर शहद, आपका सारा शहद उठा ले जाती हैं, आपको नगद कैश पैसा दे देती हैं। शहद बिकने में कोई दिक्कत नहीं। प्रति बक्स कम से कम साधारण रूप से एक बक्से से 50 किलो शहद निकलती है। 50 किलो शहद ये बिक जाती है। अगर एक 100 के रेट से बिकती है तब भी 5000 का शहद हो गया कम से कम। दूसरी बात, एक डब्बे से 2 बक्से कम से कम बढ़ जाते हैं। अगर 2 बक्से बढ़ जाते हैं 5 दूनी 10,000 ये हो गया। 15,000 रुपये एक बक्से से बहुत आराम के साथ 15 से 16,000 रुपये आप कम। पूरे वर्ष में देखभाल के लिए एक बक्से में बहुत ज़्यादा खर्च आता नहीं है। एक बक्से मुश्किल से पूरे वर्ष में 6 महीने में एक बक्सा मुश्किल से 1.5 से 2 किलो चीनी खाता है, इससे ज़्यादा नहीं। यही खर्च है। और थोड़ा देख रहा है, चूंटी वूटों से देखभाल है, थोड़ा सा सुबह शाम देखते रहिए और बहुत ज़्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है। हरित क्रांति के आगमन के साथ ही खाद्यान्न वर्ग की फसलों में गेहूं उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और आज हम गेहूं के उत्पादन में अव्वल हैं। इस फसल में बालियां निकलने व बालियों में दाना पड़ने का समय है और इसी समय फसल में कंडुआ व करनाल वंट रोगों का प्रकोप मुख्य रूप से होता है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें ताकि इन रोग व्याधियों द्वारा होने वाली क्षति से अपनी फसल को बचाया जा सके, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ आत्मा दुमका झारखंड के परियोजना निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। किसान भाई अभी खेत में गेहूं की फसल लहला रहे हैं और इस फसल में कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो कि किसान उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें एक बीमारी है लूज स्मट ऑफ व्हीट। इस बीमारी में किसान भाई आप देखते हैं कि जो बाली गेहूं का बाली लगता है उस बाली के ऊपर काले स्पोर आ जाते हैं और सभी जो दाने वाले जो होते हैं वो गल जाते हैं या झड़ जाते हैं, उस पर काला आवरण लग जाता है और सिर्फ रेचिस जो जिस पर बाली लगते हैं, दाने लगते हैं, वो नहीं लगता है और सिर्फ जो रेचिस होता है वो बच जाता है। और एक होता है करनाल बंट ऑफ व्हीट। इसमें भी किसान भाई आप देखेंगे कि जो निवोसिया इंडिका नामक पैथोजन से काउज करता है और इसमें भी काला स्पोरिडिया जो बाली है उसके ऊपर आ जाता है और पूरे जो बाली का जो एरिया है उस पर काला स्पोर आ जाता है। तो किसान भाई इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि यह दोनों, एक तो जो लूज स्मट है वह बीज जनित फफूंद है और जो करनाल बंट का जो फफूंद है यह बीज जनित और मृदा जनित दोनों है। लेकिन करनाल बंट का जो फैलाव होता है वो वायु के द्वारा होता है। यह हवा चलने से स्पोर एक जगह से दूसरे जगह आते हैं और यह फैला देते हैं। इसमें किसान भाई आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब बाली लगने लगे, दाना लगने लगे आपके फसल में, उस समय सिंचाई समुचित करना है और यदि आप उस समय ना करें, थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा पानी उसमें माने सिंचाई की अधिकता के कारण भी यह बीमारी फैलता है। इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि जिस बाली पर चाहे लूज स्मट हो या करनाल बंट हो, तो वैसे प्रभावित बाली को सावधानी पूर्वक पॉलीथीन में या इन्वेलप में रख कर काट दें या खेत के बाहर उसको आग लगाकर उस आग में जला दें या फिर मिट्टी 1-1.5 फीट खेत के बाहर गड्ढा कर उसमें गाड़ दें। ऐसा करने से आप होगा कि जो स्पोर आपके फसल पर है वह हवा के माध्यम से या फिर जो झड़ता है उसका स्पोर खेत में पानी जो सिंचाई देते हैं उसके माध्यम से जो फैलता है वो रुकेगा। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि जैसे आप बीज लगाते हैं तो उस बीज को आप बिना उपचारित किए हुए ना लगाएं। उसमें
आप ये देखना है कि बेबीस्टीन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में यदि आप उपचारित करते हैं, बीज को उपचारित करके लगाते हैं तो अच्छा है। नहीं तो फिर एग्रोसान जीएन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या वीटावैक्स का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में उपचारित कर आप इसको बीज को लगाएं। एक चीज़ और आप ध्यान दें किसान भाई कि जब बीज आप उपचारित करते हैं तो वो बीज जब निकालते हैं, जहाँ स्टोर करके रखें, तो उस बीज को धूप में आप जरूर उसको सुखाकर आप बोने से पहले सुखाएं और तब फिर उसको ले जाएं। जब फसल प्रभावित होता है तो उसमें आप डायथेन M45 का इस्तेमाल करें। डायथेन M45 के इस्तेमाल करने से आपका यह रोग बढ़ेगा नहीं। इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इस्तेमाल करें। सबसे जो सावधानी बरतने वाली बात है, आप ये चीज़ देख लें कि बीज आपका रिकमेंडेड बीज हो, जो रोग रोधी किस्में हैं उसका चयन करें और खेत को लगाने से पहले गर्मी में गहरी जुताई कर लें। जो मिट्टी में फफूंद है वह नष्ट होंगे और आपका फसल सुरक्षित होगा। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यानपूर्वक यदि स्मरण करके खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फसल बहुत ही अच्छा होगा और अधिक से अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम नाथा, जिला पलामू के कृषक जोगेश कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से नए अमरूद बाग में किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो कलमी पौधे होते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं। तो उसमें जो कलम वाला हिस्सा होता है उसके नीचे से उसमें जड़ वाले भाग से जो भी शाखाएं निकलती हैं उनको समय समय पर निकालते रहें। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा मुख्य पौधा है, जो हमारा कलमी पौधा है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और उससे उत्पादन मिलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना लगा है तो आप इसमें पौधों के चारों तरफ अच्छी प्रकार से थाले बना लें। थाले बनाने के बाद में मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। मल्चिंग जिसे कि हम पलवार भी बोलते हैं। किसान भाइयों, 2 विधि से इसमें पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। एक तो हम धान की पुआल या सूखे हुए हमारे जो पत्ते होते हैं उनसे हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि तेज धूप से जो पानी जो हमने थाले में दिया हुआ है या जो नमी ज़मीन में है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी। दूसरा इसका फ़ायदा जो होगा कि जो हमने पानी दिया है इससे पौधे के थाले में खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो एक विधि तो जो है वो प्राकृतिक मल्च जो है जो धान की पुआल से या पत्तों से की जा सकती है। दूसरा आजकल प्लास्टिक की मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें काली जो प्लास्टिक होती है 100 माइक्रोन की 100 माइक्रोन की प्लास्टिक से भी मल्चिंग की जा सकती है और 1 साल तक इस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग काम देती है और इसमें लगभग 20 से 25 रुपए एक पौधे में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आप प्लास्टिक मल्चिंग विधि का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कटाई छटाई की। तो ये मौसम जो होता है पौधों को सही आकार देने का होता है। आप ध्यान रखें कि जब पौधा हमारा 1 या 2 साल का होता है पौधा, तो यही समय होता है कि जब हम पौधे को सही आकार देते हैं। पौधे को आकार देने का मतलब होता है कि पौधे में जो 1 मीटर तक का जो होता है, नीचे से 1 मीटर तक, इसमें पौधे में सिर्फ एक ही तना होना चाहिए। इसके बाद इसमें चारों तरफ 3 से लेकर 4 शाखाएं हम चारों तरफ रखते हैं, जिससे चारों तरफ फैलाव में पौधे की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जो कैनोपी है और पौधों का जो घेराव है वो अच्छा बने, जिससे इसमें चारों दिशाओं में शाखाएं अच्छी निकलें और इसमें फूल एवं फल अच्छा आए। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि किसी भी फल उद्यान से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। तो इसी के तहत यदि हम अमरूद उद्यान में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वह इस प्रकार से करना चाहिए।
कि इस समय गर्मियों का मौसम की चूंकि शुरुआत है, तो इस समय एक इंडरबेला नाम का कीड़े का भी कभी कभी प्रकोप दिखाई देता है कि इस छेद में किसी भी तार से आप उसको तार को चलाकर उससे इल्ली जो इसके अंदर होगी उसको नष्ट कर दें और इसमें रुई में क्लोरोपाइरीफास नामक दवाई को डुबाकर इसके अंदर डाल दें और मिट्टी से इसको बंद कर दें, जिससे कि ये अंदर ही अंदर इल्ली नष्ट हो जाए। इस प्रकार से अगर आप अमरूद के पौधों का देखभाल करते हैं तो आने वाले समय में 2 से 3 साल की अवस्था में जब आपका पौधा या बगीचा जाएगा तो उससे आप एक एक पौधे से अच्छा उत्पादन लेकर आप अपने बगीचे से अच्छा फलन लेकर, अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।